सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद तुम लोग आए थे कल? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब पढ़ा रहे थे नहीं आए? आया रोज करो, वरना यहाँ चलता है शो, 5 से 6 के बीच में एक शो चलता है धारावाहिक, जैसे स्टार प्लस पे आता धारावाहिक। कल उसमें एक कुत्ता था, वो मर गया, आज उसका पुनर्जन्म हुआ है और पुनर्जन्म में वो इंसान बन गया है। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, कल तक जिसको देख के कहते कुत्ता, आज ये कुत्ते के मुंह वाला आदमी कहां से आ गया। तो हुआ ये था कि उस कुत्ते ने एक बच्चे की जान बचा ली। बच्चा दरिया में तैर रहा था, कुत्ता गया दौड़ता, उसके यूं करके अपने मुंह से उठा के बच्चे की जान बचा ली। तो उसके बाद वो मर गया उस चक्कर में। भगवान खुश हो गए, भगवान ने उस कुत्ते को इंसान बना दिया। अब तुम लोग आए हो आज इंसान देखने, तो तुम लोग क्या समझ में आएगा कल क्या हुआ था। इसलिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो तो वो धारावाहिक की तरह समझिए, टू बी कंटिन्यूड रोज होता है। पैर दिखाते दिखाते एकदम से सीरियल खत्म कर देते हैं, दूसरे दिन अरे ये तो साधना का पति था, ऐसा होता है। तो कल जो आज लोग नहीं आए हैं, कल जो थे, तो कल हमने कैमरा फोकस किया था नीचे, वहां पे एक जहर की बोतल पड़ी हुई थी, इसको बंद कर दो। कल जो है वो जहर की बोतल पड़ी हुई थी एक नीचे, आज उसमें ऊपर एकदम से दिखाया आदमी वो जहर खा रहा था। अब वो भी मर जाएगा आज, कल उसका फिर पुनर्जन्म होगा। हाँ, अब वो फिर कल कुत्ता बन जाएगा, क्योंकि उसने इस जन्म में बहुत बुरे काम किए, तो कल वो फिर कुत्ता बन जाएगा, है शायद। तो जब वो फिर कल कुत्ता बन जाएगा, तो जो आज नहीं आए वो कहेंगे अच्छा ये वही वाला कुत्ता है, जबकि उनको पता ही नहीं ये वाला कुत्ता नहीं है, वो तो इंसान बन के फिर कुत्ता बना है। इसलिए 5 से 6 जो है एक शो चलता है, उस शो में रोज आइए, तब समझ में आएगा कल के एपिसोड में क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ रिकैप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल इनकम में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, वो बात वहां पे खत्म हो गई थी कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, पूरी चीजें डिटेल में बता दी गई थी। आज उसके कुछ अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहला जो बेसिक टर्म है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ा रहे हैं नेशनल इनकम को लेके। अगर ये कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर पूछ लेना, लेकिन ये जब तक कि आ ना जाए, जब तक इसमें पीछे ना हटना, क्योंकि जिन भी बच्चों के ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उनको नेशनल इनकम समझ में ही नहीं आ सकती। ठीक है भैया, चलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी एक लेमैन की लैंग्वेज में क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। मिसाल के तौर पे जैसे ये इंडिया है, हम नक्शा तो भैया आर्ट वार्ट अच्छी है नहीं मेरी, ऐसा ये नक्शा इंडिया का मिसाल के तौर पे कैसा बनाया हमने, ऐसा ही है ना, कैसा है, गुजरात आगे यहाँ है, ऐसा ही है, कुछ मिला के लगा देंगे यहाँ पे इंडिया का नक्शा लगा देंगे। ये इंडिया का एक क्या पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है इंडिया की। अब इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट द टीचर ऑफ आर्ट्स, बहुत बना दिए हमने इकोनॉमिक्स के, बहुत बहुत जबरदस्त बना दिए हमने, लगा देंगे हम नक्शे यहाँ पे एडिट करके। इस इंडिया के नक्शे में ये बाउंड्रीज हैं जो हमें दिखती हैं, ये कहलाती है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी ये तो होती ही है, इसके साथ और क्या होती है, मतलब इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज आ गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ये तो आई गई। अब इसमें और क्या इंक्लूड होता है, ध्यान सुनिएगा, इंक्लूड क्या क्या होता है। सबसे पहले इंक्लूड होते हैं जो वो शिप्स और वो एयरक्राफ्ट्स जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, जो कि इस टाइम कहीं बाहर भी हो। मतलब अगर कोई हिंदुस्तान, ये मान ली फॉर एग्जांपल ये कोई और देश है, यहाँ पे ये कोई और देश है, और एक जहाज है जो इंटरनेशनल वाटर्स में है और ये इंडिया की टेरिटरी का है, ये हमारे देश का है, ये हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट को बिलोंग करता है। इस पे जो फ्लैग है वो क्या है, इंडियन फ्लैग है। तो ये जो शिप है ये इंडिया का है, लेकिन कहाँ है, इंटरनेशनल वाटर्स में। या कोई हवाई जहाज है जो कि मान ली इधर जापान है और वो इंडिया का जहाज यहाँ जापान के करीब है या जापान में है, ठीक है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, इसी तरह जैसे इंडिया के पास में कोई चाइना का शिप है तो वो चाइना का ही रहेगा, इंडिया का नहीं होगा, मतलब वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, हमारी देश की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। दूसरी चीज जो इंक्लूड होती है वो क्या है, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, या और क्या क्या चीजें हैं,
फ्लोटिंग इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसका अगर कोई फिशिंग वेसल है, मतलब यहाँ पे मान ली मिसाल के तौर पे इधर साउथ का कोई आदमी जो है वो मछली पकड़ने निकल गया आगे, इंडिया का है ना, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, वो मछली पकड़ने यहाँ चला गया, यहाँ पे यही है मान लिए, ये जहाज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। क्यों? या कोई भी मान लो यहाँ पे जैसे रिलायंस के होते हैं ना, ऑयल रिग्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से तेल वेल निकलता है, देखा होगा तुम लोगों ने, वो चला करता है ऐसे करके मशीन चला करती है, वो सब इंडियन अगर नॉर्मल रेसिडेंट के, इंडियन रेसिडेंट्स के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, किसके पार्ट हो जाएंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो जाएंगे। मतलब सिर्फ ये तो रहेगा ही रहेगा, ये भी हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? तीसरी चीज एम्बेसीज, ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स की स्पेलिंग ठीक है ना, TES होगा यार, मोबाइल की TN डिक्शनरी के चक्कर में स्पेलिंग बहुत जो है याद नहीं रहती है। ये चीजें मतलब क्या है, एम्बेसीज क्या होती है पता है ना, एम्बेसी जो इंडिया की एम्बेसी होती है ना, दूसरे देशों में एम्बेसीज होती हैं, तो इंडियन एम्बेसीज जो बाहर हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया की एम्बेसी, ये मिसाल के तौर पे रशिया है एग्जाम्पल, रशिया में जो इंडिया की एम्बेसी होगी वो इंडिया की क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे ही एक और कोई देश है मिसाल के तौर पे USA, मिसाल के तौर पे उसके अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो वो भी कहाँ आ जाएगी, किसमें शामिल हो जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगी। कॉन्सुलेट्स और ये सारी चीजें। अच्छा, कॉन्सुलेट्स क्या होती है, ऑफिशियल डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। Consulate is an office or building used by the council and officer appointed by the government to reside in the foreign country to promote the interests of the country in which he belongs। मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसको प्रमोट कर रहा होता है, उसकी चीजों को किसी और देश में रह के, उसको कहते हैं, उस बिल्डिंग को कहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसको कहते हैं कॉन्सुलेट। तो अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट किसी और देश में इंडिया का है, या अगर इंडिया का है किसी और देश में, तो है वो दूसरे देश में, लेकिन इतना हिस्सा, जितना हिस्से में वो है, वो हिस्सा इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री मान लिया जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में। अब हम इसको यहां से मिटा रहे हैं ताकि इसको यहीं पे लिख दें ताकि समझ में आ जाए क्या चीजें नहीं आती हैं, नॉट इंक्लूडेड। मतलब माइनस क्या क्या चीजें होंगी, वही सारी चीजें जो बाहर तुमने अपने में जोड़ी थी, वो जो दूसरे देश की तुम्हारे में है उनको हटा दो। जैसे जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे देश के तुम्हारे में, वो हटा दो, वो तुम्हारे पार्ट नहीं। मतलब अगर इंडिया में यहाँ पे USA की मिसाल के तौर पे एम्बेसी है, तो ये हिस्सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है, मेजॉरिटी बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें उतनी सरलता से और आसानी समझ में आ जाए। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, जैसे UNO, WHO, इन सब के ऑफिसेज हैं, वो इंडिया में जो है वो इंडिया में है, लेकिन इंडिया की किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। तो इसमें क्या क्या नहीं होगा, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एक्सेट्रा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO या और कौन सा बताया तुमने, UNO एक्सेट्रा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? सीक्वेंस हम आपकी बुक से ही देखे ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। यहां तक आ गया ये पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आई, देख लिया, कोई दिक्कत हो बताइए। इन शॉर्ट बताए दे रहे हैं फटाफट, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर रिवीजन। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? जो भी इंडिया की, जो भी उस देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, जो मैप है, उस मैप में वो सारी हवाई जहाज, पानी के जहाज, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग रिग्स, ये सब कुछ जो नॉर्मल रेसिडेंट को बिलोंग करते हैं,
वो अगर इंटरनेशनल वाटर्स में भी हैं या इंटरनेशनल एयर में भी हैं, एयर स्पेस में, तो वो इंडिया की क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी। इसी तरीके से इंडिया की जो भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी और देश में है, वो भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री का पार्ट बन जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन जो इंडिया के अंदर WHO, UNO या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर शामिल हैं, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, वो हटा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बाहर के देशों के एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर शामिल हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा। तो नेट क्या बनेगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। एम आई क्लियर? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। बहुत देर से हम नॉर्मल रेसिडेंट बात कर रहे हैं। क्या होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जी, वो 12th का इतना अच्छे से क्यों समझ में आ रहा है, 11th का 11th में हैं आप और आपको 12 का समझ में आ रहा है। तो देखिए, दो बातें हो सकती हैं। या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिल हैं, अगर आप छोटे क्लास में और आपको बड़े क्लास में समझ में आ रहा है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिल हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं। और तीसरी बात जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो दोनों बातें अपनी जगह थी, जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप अपने सिलेबस का पढ़ रहे होते हैं, अपने सिलेबस का, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको हमेशा उसको पास करना है। और उस प्रेशर के चलते आप उसमें सीखना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ पास होने के लिए 50-55 नंबर की तैयारी में लगे रहते हैं। और उसके लिए आप पढ़ते हैं सेलेक्टिव, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, कुछ चीजें पकड़ लेते हैं। जैसे कुछ सिलेबसेस में कुछ जगह पे ये कहा गया डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बच्चा डोमेस्टिक टेरिटरी छोड़ देता है सिलेबस की वजह से। लेकिन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं समझोगे तो नेशनल इनकम भी समझ में नहीं आएगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी छोड़ के नेशनल इनकम पढ़ना चाहते हो, इसलिए सिलेबस के हिसाब से जब पढ़ना चाहोगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो छोड़ दिया सिलेबस की वजह से कि वो एक्सक्लूडेड था, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम समझ में नहीं आएगा। तो सिलेबस के हिसाब से जब तुम लोग पढ़ना शुरू करते हो सिर्फ पास होने के लिए, तो वहां पे तुम्हारे एक तो प्रेशर होता है और तुम ये सोचते हो कि बस उतना पढ़ लो जितना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नॉलेज जरूरी नहीं होती। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम जो है वो अभी क्लास 4th में हो और 6th का नहीं पढ़ सकते हो। एक बना दिया गया सेगमेंटेशन, लेकिन ये सेगमेंटेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉलो हो। हर बच्चे के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटीज होती हैं। जो भी बच्चे हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं ना, हम लोग के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटीज हैं। अगर हम लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को सिलेबस के हिसाब से बांध लिया है। हम सिर्फ उतना पढ़ना चाहते हैं जितना हमें लगता है मेरे एग्जाम में आएगा। नॉलेज नहीं हासिल करना चाहते हैं आज के बच्चे। जब नॉलेज नहीं हासिल करना चाहोगे तो समझ में ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझो। जब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो पूरी चीज अपने आप क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो वो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर का एक हिस्सा बन जाएंगी। और जब कोई चीज जिंदगी का हिस्सा बन जाती, मिसाल दी जाती है ना, 5 उंगलियां बिना गिने बता दी 5 उंगलियां हैं, क्योंकि वो हिस्सा है हमारी जिंदगी का, हर वक्त देख रहे हैं। तो पढ़ाई को भी इस तरीके से करो, सिलेबस के हिसाब से बाउंडेड ना हो, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे, अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट डेफिनेशन भी हमें इसीलिए बुक से आपको देख के बताया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिविजुअल भी और इंस्टीट्यूशन दोनों शामिल हैं, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री ओनली। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक देश में रह रहा होता है और उसी देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। मतलब कहने का यह है कि उस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो रह रहा है, साथ ही साथ वो वहां कमा रहा है, खर्च कर रहा है या पैसों को जमा कर रहा है। मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स हैं, ये इंडिया में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। और यहीं ये कमा रहे हैं, यहीं खर्चा कर रहे हैं, यहीं पैसे जमा कर रहे हैं, यहीं सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या हो गए? इंडिया के रेसिडेंट हो गए। ये एक इकोनॉमिक टर्म है। क्या है ये? इकोनॉमिक टर्म है। और सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल टर्म है। सिटीजन का मतलब क्या हो गया? इंडिया का। देखो हिंदी में अगर हम बात करें, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, रहने वाला, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, मतलब किसी भी देश का सिटीजन होना। आप लोग समझ रहे हैं ना? आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपने देश का सब कुछ है, पासपोर्ट है, आप इंडिया के क्या है? सिटीजन। एक लीगल टर्म है। तो ये सिटीजनशिप आप बहुत तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। वो तो लॉ का एंगल है, उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बच्चे हैं अभी आप लोग छोटे। बेसिक बात, या तो हमने उस देश में जन्म लिया हो तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो गए? उस देश के सिटीजन हो गए। हमने इंडिया में जन्म हुआ हमारा, हम इंडिया के क्या हो गए?
सिटीजन हो गए। या हम कहीं और बॉर्न हुए और इंडिया से एक लीगल जो भी प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जो सिटीजनशिप एक्ट में है, उस एक्ट के तहत हमने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो भी हम क्या बन गए? इंडिया के सिटीजन। तो सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग जिस टाइम पे इनकम टैक्स में आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं, तो वहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 के अंदर काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, हु विल बी द रेसिडेंट, हु विल नॉट बी द रेसिडेंट, हु विल बी द ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हु विल बी द नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, बहुत सारा है। तो अगर जो बच्चे इनकम टैक्स भी पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएशन में हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यार नॉर्मल रेसिडेंट इनकम टैक्स वाला। फिलहाल अभी जो आपकी किताब में क्लास 12 की किताब के हिसाब से मैं बता दूं कि जो भी इंसान 1 साल से ज्यादा, बुक में यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्सन हु individual is a normal resident of a country if he ordinarily reside in the country for the period not more than the 1 year। मतलब अगर कोई इंसान किसी देश में 1 साल से ज्यादा रहता है, मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट। एम आई क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब जो भी इंडिया में 1 साल ज्यादा रहा वो क्या बन गया? रेसिडेंट। सिटीजन कैसे बना? या तो बाय बर्थ बना या किसी और देश का में बर्थ हुई थी उसकी, और अभी यहाँ पे हमारे देश में आ गया और लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी हैं उसके हिसाब से उसने सिटीजनशिप ले ली। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये दोनों में फर्क हो गया। हम लोग सिटीजनशिप की बात नहीं करते, हम लोग बहुत देर से नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल भी आते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। लेकिन कौन नहीं आते? यहाँ तो बता देना कौन आते हैं, इंक्लूसिव डिफिनेशन दे दी, कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं, बाहर से कुछ लोग घूमने आए इंडिया के अंदर, रिक्रिएशन करने आए, ताजमहल देखने आ गए, शाहजहां की मोहब्बत है ये, ऐसे कुछ आए घूमने, कुछ लोग इलाज कराने आ गए इंडिया में, कुछ लोग पढ़ने आते हैं इंडिया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका के स्टूडेंट्स हैं हमारे, इंडिया में पढ़ने आते हैं, यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अक्सर आपको दिख जाएंगे। तो वो पढ़ने आए, तो ये सब क्या हो गए? कुछ दिन के लिए आए ना, बहुत ज्यादा ये नहीं कि वहां रह ही रहे हैं हमेशा के लिए। अभी फिलहाल क्या हो गई है? इंडिया के रेसिडेंशियल स्टेटस से एक्सक्लूड हो गए जितने ही फॉरेन टूरिस्ट या कौन है, विजिटर्स, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए आए, कुछ दिन के लिए आए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके चले गए वापस, तो ये सब एक्सक्लूडेड है, ये लोग रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। साथ ही साथ जितनी भी हमने आपसे कहा था कि जितनी भी एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर, दूसरे देशों की, यूएसए की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी है, इराक की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी, बहुत हर देश की है। उसमें जितने भी एम्बेसी का मतलब ना, तो बिल्डिंग बनी हुई खाली, अब उस बिल्डिंग में इंडियंस भी काम कर रहे होते हैं और बाहर के लोग भी, तो डिप्लोमेट्स भी आते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं बाहर के ही अपॉइंटेड किए हुए, तो उनकी फैमिली भी ऑब्वियसली यहीं रहती है, अकेले तो रहते नहीं होंगे, तो उनकी फैमिली वगैरह भी सब लोग इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं। एम आई क्लियर? साथ ही जैसे यूएनओ है या WHO है, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी से भी आपको याद होगा एक्सक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी अगर बाहर से ही हैं, यहाँ उसके जो एम्प्लॉइज होंगे, जैसे अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया। मतलब हमारे इंडिया में, अभी मैं बहुत देर से ही बात कर रहा हूं, इंडिया में हमने अपनी इसीलिए बुक से पढ़ के बता दिया ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आपको भी। अगर कोई यूएसए की एम्बेसी में या यूएसए किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए हमारे लिए क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे अगर कोई आदमी काम कर रहा है बाहर का, तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, हमारे देश का नहीं है। मैं एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, एक अमेरिकन आदमी जिसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, वो इंडिया के अंदर लोकेटेड यूएनओ ऑफिस में अगर काम कर रहा है, विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर और नॉट? ये सब चीजें भी आएंगी आगे और आपको कंफ्यूजन होंगे, इसलिए अभी तो क्लियर कर लीजिएगा। फिर जितने भी जी, तो फिर अमेरिका का सिटीजन बने नॉर्मल रेसिडेंट, अभी वो यहाँ पे खाली काम करने आए, ये रूल है। अभी हम बता रहे हैं कि कौन हुआ। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड द सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड दे स्टे इज लेस देन 1 ईयर। हमने कहा ना, 1 साल से ज्यादा अगर कोई रहता है तो वो क्या हो जाएगा? इंडिया का, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट है। लेकिन अगर कोई भी क्रू मेंबर या कोई भी स्टाफ वाला आदमी 1 साल से कम के लिए यहाँ पे है मौजूद,
तो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। फिर आते हैं बॉर्डर वर्कर्स। होते हैं जैसे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बहुत मिला हुआ है, इंडिया और नेपाल के लोग इधर उधर आ जाते हैं, चले जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही सबको। तो हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन द रेगुलर बेसिस टू वर्क in another country, they are treated as a normal resident of the country where they live and not where they work. नेपाल का आदमी इंडिया में काम करने आया, शाम को घर वापस चला गया, करीब में है ना एकदम, नेपाल से इंडिया एकदम मिला हुआ, तो यहाँ से आया इंडिया में, जो भी उसने जहाँ जॉब जो भी करता हो, बिजनेस करता हो, शाम को चला गया घर, तो वो कहाँ का है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं, बल्कि कहाँ का है। वेरी नाइस। अब आई बात समझ में, 1 साल से कम और ज्यादा वाला डाउट दूर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझना है।